This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NGV Houston. This is Sarah Chauhan. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और डॉक्टर एंथनी फॉजी के बीच तकरार एक बार फिर खुलकर सामने आई है। वहीं ट्रंप जूनियर के ट्विटर अकाउंट को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एरिजोना में फ्री ट्रेन डीरेल हो गई और ब्रिटेन से कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या नई खबर आई है, ये सभी खबरें डिटेल से भी देखेंगे और भी अहम खबरें होंगी, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और डॉक्टर एंथनी फॉजी की तकरार फिर खुलकर आई सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उन्हें कोई पसंद नहीं करता, शायद ऐसा उनकी पर्सनालिटी की वजह से। प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने ट्विटर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की तारीफ का वीडियो किया पोस्ट। ट्वीट को ट्विटर ने हटाया। ट्विटर ने जूनियर ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए किया ब्लॉक। एरिजोना के टैंपा टाउन में फ्री ट्रेन हुई डिरेल, ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। कई किलोमीटर तक धुआं उठता हुआ नजर आया, किसी के इंजर्ड होने की खबर नहीं। पोर्टलैंड में हो रहे प्रोटेस्ट पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फिर किया क्रिटिसाइज। कहा प्रेसिडेंट ट्रंप पोर्टलैंड में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फेडरल एजेंट्स को डिप्लॉय करके लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। ब्रिटेन ने कोविड-19 की वैक्सीन बना रही कंपनी सनोफी और जीएसके के साथ 60 मिलियन डोजेस का किया करार। कोरोना वायरस की अब तक किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं। और पेंडेमिक के बीच सऊदी अरब में हज शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है हज। हज के दौरान मास्क मैंडेटरी। और सबसे पहले न्यूज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ऐसा शायद मेरी पर्सनालिटी की वजह से है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एंथनी फॉजी को लेकर सवाल किया गया और उसी के जवाब में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। डॉक्टर एंथनी फॉजी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जारी डिफरेंसेस अब खुलकर सामने आने लगे हैं। डॉक्टर एंथनी फॉजी ने साफ कर दिया है कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के मुद्दे पर WHO और FDA के फाइंडिंग के सपोर्ट में हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर एंथनी फॉजी से जुड़े सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता, शायद ऐसा उनकी पर्सनालिटी की वजह से है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसा आप इलेक्शन की रेटिंग देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर डॉक्टर एंथनी फॉजी और WHO और साथ ही FDA के खिलाफ जाते हुए कोरोना वायरस के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को ही अपनी पहली पसंद बताया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस दवा को मैंने इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, इसलिए बाकी लोगों ने इसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर एंथनी फॉजी व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे और अब अमेरिका में तैयार हो रही वैक्सीन की टीम के हेड भी हैं। और वहीं डॉक्टर एंथनी फॉजी ने अब साफ कर दिया है कि लोगों को WHO और दूसरी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के सजेशन को फॉलो करना चाहिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर उन्होंने कहा कि इस दवा से हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का पता चला है और फिलहाल इसे कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जा सकती। But I get along with him very well, and I agree with a lot of what he said. So, it's interesting. He's got a very good approval rating, and I like that. It's good because remember, he's working for this administration. He's working with us, John. We could have gotten other people. We could have gotten somebody else. It didn't have to be Dr. Fauci. He's working with our administration, and for the most part, we've done pretty much what he and others, Dr. Birx and others who are terrific, recommended. And he's got this high approval rating. So why don't I have a high approval rating with respect, and the administration with respect to the virus? We should have a very high. So it sort of is curious. A man works for us, with us very closely, Dr. Fauci and Dr. Birx, also highly thought of, and yet they're highly thought of, but nobody likes me. It can only be my personality, that's all. Go ahead. Recommendations of many other people, including doctors. Many doctors think it is extremely successful. The hydroxychloroquine, coupled with the zinc and perhaps the zithromycin. But many doctors think it's extremely good, and some people don't. Some people, I think it's become very political. I happen to believe in it. I would take it. As you know, I took it for a 14-day period, and I'm here, right? I'm here. I happen to think it works in the early stages. I don't know. I can only say that from my standpoint, and based on a lot of reading and a lot of knowledge about it, I think it could have a very positive impact in the early stages
and I don't think you lose anything by doing it. Other than politically, it doesn't seem to be too popular. You know why? Because I recommend it. When I recommend something, they like to say, don't use it, John. और अब न्यूज ट्रंप जूनियर से जुड़ी हुई है। दरअसल ट्रंप जूनियर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से जुड़ा हुआ एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे ट्विटर ने हटा दिया। ट्विटर का कहना है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए इस ट्वीट को हटाया जा रहा है और इसके साथ ही ट्रंप जूनियर के ट्विटर अकाउंट को 12 घंटे के लिए बंद भी कर दिया गया। कोविड-19 के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी को वायलेट करने पर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के अकाउंट को लिमिट कर दिया। रिस्ट्रिक्शन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अगले 12 घंटे तक अपने अकाउंट पर कोई भी पोस्ट शेयर नहीं कर सकते। दरअसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के फायदे बताए गए थे। इसके बाद सख्त कदम उठाते हुए ट्विटर ने ट्रंप जूनियर के अकाउंट को 12 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। 12 घंटे तक ट्रंप जूनियर कोई भी ट्वीट नहीं पोस्ट कर सकते। दरअसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ने मंडे को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें डॉक्टर्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग पर बात करते हुए नजर आए थे। वहीं वीडियो कुछ ही देर बाद ट्विटर की तरफ से रिमूव कर दिया गया और इसी वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब से भी कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन रूल्स ब्रेक करने पर हटा दिया गया था। ट्विटर ने कहा कि ट्रंप जूनियर का वीडियो कोविड-19 को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सहित कुछ लोगों ने मलेरिया की इस दवा को कोरोना वायरस में फायदेमंद बताया है। हालांकि मेडिकल स्टडी में इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। और अब न्यूज कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई है और खबर ब्रिटेन से। जी हां, ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनीज के साथ 60 मिलियन डोजेस का करार किया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने से पहले ही उसे लेने की होड़ मच गई है। ब्रिटेन ने कोविड-19 की वैक्सीन बना रही सनोफी और जीएसके कंपनी के साथ 60 मिलियन डोजेस का करार किया है। हालांकि कोरोना वायरस की अब तक किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। ब्रिटेन ने वैक्सीन के समझौते की शर्तों का खुलासा नहीं किया है। सनोफी और जीएसके ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर क्लिनिकल डेटा पॉजिटिव आते हैं तो उनकी वैक्सीन को 2021 की शुरुआत में रेगुलेटरी मंजूरी मिल जाएगी। सनोफी और जीएसके ने किसी देश के साथ पहली बार अपनी एक्सपेरिमेंटल कोविड-19 वैक्सीन बेचने की डील की है और वहीं ब्रिटिश मिनिस्टर्स की तरफ से इस वैक्सीन की जल्द सप्लाई पर अब जोर दिया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस वक्त 20 से ज्यादा वैक्सीन अपने ह्यूमन ट्रायल पर हैं। और अब न्यूज एरिजोना से है, जहां पर एक फ्री ट्रेन डीरेल हो गई। आपको बता दें, इसके बाद ट्रेन में आग लग गई और धुआं कई किलोमीटर तक देखा गया। हालांकि ट्रेन पटरी से क्यों उतरी, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। एरिजोना में एक फ्री ट्रेन पटरी से उतर गई। मालगाड़ी ब्रिज से सीधे डीरेल होते हुए टेम्पा टाउन के पास जा गिरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह फ्री ट्रेन ने अपना बैलेंस खो दिया। डीरेल होने के बाद मालगाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट और अदर इमरजेंसी क्रूज ने आग बुझाने की कोशिश की। ये इंसिडेंट आज सुबह का बताया जा रहा है। वहीं मालगाड़ी से धुआं उठता कई किलोमीटर तक देखा गया। फ्री ट्रेन के डीरेल होने के बाद ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि फ्री ट्रेन के डीरेल होने की वजह क्या है। ऑफिशियल्स की तरफ से ये जानकारी भी सामने नहीं है कितने लोग इस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वहीं एरिजोना ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज ने अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर फ्री ट्रेन डीरेल क्यों हुई। और वहीं टेक्सास से न्यूज है। आपको बता दें कि टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट लगातार स्कूल ओपनिंग, स्टूडेंट्स और स्कूल्स को लेकर अपने स्टेटमेंट देते रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन सावधानी से लिया जाएगा। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट का कहना है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन दिलवाने के लिए हर कदम उठाने के लिए वो तैयार हैं। वहीं गवर्नर ग्रेग एबट ने यह भी कहा कि सिचुएशन लगातार बदल रही है। जी हां, टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट पेंडेमिक के दौरान स्टूडेंट्स और स्कूल को लेकर कंसर्न है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन देना स्टेट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। ग्रेग एबट ने कहा कि सभी पीडियाट्रिशियंस बच्चों की क्लासरूम में लर्निंग रिकमेंड कर चुके हैं, क्योंकि सीखने और समझने के लिए ये बेस्ट एनवायरनमेंट है। इसलिए स्टूडेंट्स की इन पर्सन लर्निंग के लिए स्टेट अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। गवर्नर ने यह भी कहा कि इस एजुकेशन ईयर में फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना है। नाउ नेक्स्ट न्यूज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सेकंड स्टिमुलस पैकेज यानी चेक का अनाउंसमेंट किया गया और अब सभी को इंतजार है। कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए।
फर्स्ट स्टिमुलस चेक के बाद अब अमेरिकन्स वेट कर रहे हैं सेकंड स्टिमुलस चेक का। सेकंड स्टिमुलस चेक के लिए दिए गए प्रपोजल पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में बहस जारी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि सेकंड चेक की अमाउंट फर्स्ट से ज्यादा होगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सेकंड स्टिमुलस चेक का क्राइटेरिया भी सेम ही होगा, यानी हर एलिजिबल अमेरिकन को मिलेंगे $1200 उसी सूरत में अगर आपने 2019 या 2018 का टैक्स फाइल किया है। अगर आप सिंगर हैं और आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम 75,000 तक है तो आपको मिलेंगे $1200। अगर आप मैरिड हैं और आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम $150,000 तक है तो आपको मिलेंगे $2400। वह सिंगल जिनकी इनकम 99,000 और मैरिड जिनकी एनुअल इनकम $198,000 से ज़्यादा है तो आप स्टिमुलस चेक के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IRS सेकंड स्टिमुलस चेक सेंडिंग प्रोसीजर एंड ऑफ अगस्त से स्टार्ट कर देगी। अगर आप सेकंड स्टिमुलस चेक का वेट कर रहे हैं लेकिन आपको अभी तक फर्स्ट चेक ही नहीं मिला तो आप IRS को कॉल कर सकते हैं या 2021 में टैक्स फाइल करते हुए आप ये पेमेंट क्लेम भी कर सकते हैं। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और वहीं बफलो सोल्जर्स नेशनल म्यूजियम के बाहर दरअसल किसी ने अलग अलग पिक्चर्स बना दिए। हालांकि ये किसने बनाए हैं ये अभी तक साफ नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कॉरलाइन स्ट्रीट पर अननोन सस्पेक्ट्स ने बफलो सोल्जर्स नेशनल म्यूजियम की बिल्डिंग पर स्वास्तिक और दूसरे इमेजेस स्प्रे पेंट के जरिए बना दिए। हालांकि म्यूजियम के CEO डेस्मंड पेट्रेन पिट्स ने इंसिडेंट के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट फाइल की है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग पर स्वास्तिक सिंबल और कुछ दूसरे वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं। एक जगह पर डेमोक्रेटिक पार्टी भी लिखा गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नेबर्स ने म्यूजियम अथॉरिटीज को कॉल करके इस इंसिडेंट की जानकारी दी। ये म्यूजियम 2001 में अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स के लेगेसी के ओनर में बनाया गया था। हालांकि म्यूजियम की बिल्डिंग पर ये किसने लिखा और स्प्रे किसने किया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब न्यूज न्यूयॉर्क से है और बात करेंगे गवर्नर एंडी क्यूमो की। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में लगातार कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, इसको देखकर गवर्नर बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। न्यूयॉर्क गवर्नर एंडी क्यूमो का कहना है कि हेल्थ अथॉरिटीज चैरिटी कॉन्सर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करेगी। सेफ एंड साउंड के नाम से ये ड्राइव इन कॉन्सर्ट किया जा रहा है। गवर्नर एंडी क्यूमो ने एक ट्वीट में लिखा कि कॉन्सर्ट की वीडियोस में सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स के खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्जी देखकर उन्हें बेहद अफसोस हुआ है। सेफ एंड साउंड के नाम से ये ड्राइव इन कॉन्सर्ट 25 जुलाई को अरेंज किया गया था, जिसमें 600 से ज्यादा गाड़ियों में लोग शामिल हुए थे और कुछ ने पार्किंग स्पेसेस के लिए $25,000 तक पे किया था। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजर्स ने एक स्टेटमेंट में क्लेम किया है कि कॉन्सर्ट के लिए सभी स्टेट और लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ कोलैबोरेट किया गया था और इस इवेंट में CDC के सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया था। और अब न्यूज कैलिफोर्निया से है। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। अब कोविड-19 डेटा कलेक्शन एफर्ट्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। जिस तरीके से कैलिफोर्निया में केसेस बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए ये ऑर्डर अब दिया गया है। कैलिफोर्निया में कोविड-19 डेटा कलेक्शन एफर्ट्स को एक्सपेंड करने पर काम शुरू कर दिया गया है। कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। केसेस के मामले में कैलिफोर्निया अमेरिका में कोविड-19 का एपिसेंटर है। कोरोना वायरस की वजह से कैलिफोर्निया में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए कोविड-19 डेटा कलेक्शन एफर्ट्स को एक्सपेंड किया जा रहा है। अब इस डेटा में रेस, जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी शामिल किया जाएगा। और वहीं स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डॉक्टर मार्क का कहना है कि डेटा के इम्प्रूवमेंट से सिचुएशन के ठीक से अंदाजा लगाने में हेल्प मिलेगी। Today we're reporting 9,397 cases as our 7-day average. Today's report specifically is just at 6,000 cases, which demonstrates likely a lag in getting case information over the weekend. So again, we try to anchor ourselves now to that 7-day average. And that 7-day average today represents a 2.3% increase in total cases compared to the previous 7 days. Today, we're reporting 108 deaths daily as our average over the last 7 days. This represents a just under 19% increase compared to the week prior. Improving our data is like getting a new pair of glasses that helps us see more clearly, or using binoculars that help us see a little further out. And today we announce exciting news that California Department of Public Health will put out
new emergency regulations that take important steps to improve our data collection as it relates to COVID-19, but all other reportable conditions to California's Department of Public Health. Specifically, the new data will improve our ability to collect race and ethnicity data, but also provide new information that we haven't gotten previously on sexual orientation and gender identity. और वहीं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने एक बार फिर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। पोर्टलैंड में पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और इसी पर ही जो बाइडेन ने अपना स्टेटमेंट दिया। जो बाइडेन ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। पोर्टलैंड में लगातार ब्लैक लाइव्स मैटर के तहत पुलिस और प्रोटेस्टर्स में क्लैश देखा जा रहा है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने हो रहे प्रोटेस्ट पर अपना स्टेटमेंट दिया है। जो बाइडेन ने एक बार फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोर्टलैंड में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फेडरल एजेंट्स को डिप्लॉय करके लोगों को डिवाइड करने का काम किया है। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बेसिक टेस्ट पर फेल हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रेसिडेंट का सबसे पहला काम पूरे मुल्क का ख्याल रखना है और वो इस काम में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी देखिए। Donald Trump faces a real test and he's failed it. The basic threshold of being president, the duty to care for the entire country, not just his re-election prospects. He's shown that he can't beat the pandemic and keep you safe. He can't turn the economy around and get America back to work. And he is horrifyingly and not surprisingly intentionally stoking the flames of division and racism in this country. I've said from the outset of the recent protests that there's no place for violence or destruction of property. Peaceful protesters should be protected, and arsonists and anarchists should be prosecuted. And local law enforcement can do that. When President Obama and I were in office, we protected federal property. We were able to do it without the Department of Homeland Security turning it into a private militia. And it could be done today. But that wouldn't help Trump's political interest. He's determined to stoke division and chaos. It's not good for the country. But Donald Trump doesn't care. His campaign is failing, and he's looking for a political lifeline. This isn't about law and order. It's about a political strategy to revive a failing campaign. और वहीं कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच में सऊदी अरब में हज की शुरुआत हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल वहां पर रखा जा रहा है और सऊदी अरब में रहने वाले सिर्फ 10,000 लोगों को ही हज करने की इजाजत दी गई है। सऊदी अरब में आज से हज शुरू हो चुका है। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ आने से पहले सभी को एक दिन आइसोलेशन में रहना जरूरी है। हज के दौरान जायरीनों को मास्क लगाए रहना भी बेहद जरूरी होगा। इस बार किसी भी विदेशी जायरीन को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से सऊदी अरब ने इस बार हज यात्रा के लिए बहुत कम लोगों को इजाजत दी है। सऊदी अरब ने पेंडेमिक रोकने की कोशिशों के मद्देनजर विदेशों से आने वाले मुसलमानों के मक्का जाने पर पाबंदी लगा दी है। दूसरे देशों के केवल उन्हीं सिटीजन्स को हज करने की इजाजत होगी जो पहले से ही सऊदी अरब में रह रहे हैं। आमतौर पर हज यात्रा में तकरीबन 20 लाख मुसलमान शरीक होते हैं, लेकिन इस साल उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ 10,000 लोग ही हज कर पाएंगे। और वहीं इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए इस साल काबा को छूने और चूमने पर बैन है। और वहीं पिलग्रिम्स को प्रेयर्स के दौरान 5 फीट दूरी बनाए रखनी होगी। और वहीं दुनिया के बाकी मुल्कों से हज यात्रियों को इजाजत नहीं दी गई है। इंडिया से भी इस बार कोई हज यात्री नहीं गया है। और अब बात वॉचमैन सीरीज की। आपको बता दें कि वॉचमैन सीरीज एमी अवार्ड्स नॉमिनेशंस में लीड करती हुई नजर आ रही है। एचबीओ की सुपर हीरो सीरीज वॉचमैन इस साल एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन में लीड करती नजर आ रही है। वॉचमैन ओवरऑल 26 नॉमिनेशंस के साथ इस वक्त सबसे आगे है। कॉमेडी ड्रामा द मार्वेलस मिसेस मेजल ने 20 नॉमिनेशंस हासिल किए हैं। इस वक्त सब नेटवर्क में नेटफ्लिक्स 160 नॉमिनेशंस के साथ सबसे आगे है, जबकि एचबीओ 107 नॉमिनेशंस के साथ दूसरे नंबर पर है। एमी अवार्ड सेरेमनी 20 सितंबर को ऑर्गेनाइज की जाएगी। और अब बात करेंगे ह्यूस्टन में कोरोना वायरस केसेस की। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर टोटल केसेस की बात की जाए तो 100,000 से ज्यादा है और डेथ टोल 1169। ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं।
ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़कर 100,000 से ज्यादा नजर आ रही है। डेथ टोल 1169 है। इसके साथ ही 42,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है। ह्यूस्टन सिटी कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। ह्यूस्टन सिटी में 43,000 से ज्यादा केसेस हैं। हैरिस काउंटी में 24,000 से ज्यादा केसेस हैं। गैल्वेस्टन काउंटी में 8,000 से ज्यादा केसेस हैं। वहीं फोर्ट बेंड काउंटी में 6,772 केसेस हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी में 5,852 केसेस हैं। ब्राज़ोरिया काउंटी में 5,000 से ज्यादा केसेस हैं और वहीं ब्राज़ोस काउंटी में 3,781 केसेस हैं। वॉल्कर काउंटी में भी 3,000 से ज्यादा केसेस हैं। और अब बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। ओवरऑल केसेस की बात करें तो 4.5 मिलियन से ज्यादा हैं। डेथ टोल 152,000 से ज्यादा और केसेस के मामले में कैलिफोर्निया नंबर 1 पर है। इस वक्त कोरोना वायरस कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास और दूसरे स्टेट्स में तेजी से फैल रहा है। कैलिफोर्निया नंबर 1 पर है। यहां पर 474,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 8,000 से ऊपर। फ्लोरिडा सेकंड नंबर पर है। 441,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 6,119 है। न्यूयॉर्क अब थर्ड नंबर पर है। न्यूयॉर्क में 441,000 से ज्यादा केसेस हैं। 32,000 से ज्यादा डेथ टोल। टेक्सास में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पर केसेस अब 414,000 से ज्यादा हैं। डेथ टोल 6,000 से ऊपर। न्यू जर्सी में 186,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 15,000 से ज्यादा। वहीं जॉर्जिया में 175,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल 3,563। और अब बात मेक्सिको की। मेक्सिको में कोरोना वायरस केसेस तेजी से फैल रहे हैं। टोटल केसेस 400,000 से ज्यादा है। वहीं लास्ट 24 आवर की बात की जाए तो अब केसेस 7,000 से ज्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं डेथ टोल 900 देखने को मिले हैं। मेक्सिको कोरोना वायरस केसेस के मामले में वर्ल्ड वाइड 6th नंबर पर है। मेक्सिको में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कोविड-19 पेशेंट्स की तादाद लगातार इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स पर बोझ पड़ता जा रहा है। मेक्सिको में पिछले 24 आवर्स में इन्फेक्टेड केसेस 7,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 854 लोगों की जान गई है। मेक्सिको में टोटल केसेस 400,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कोरोना वायरस केसेस के मामले में मेक्सिको ने पेरू, चिली और स्पेन को पीछे छोड़ दिया है। और वहीं वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो दुनिया भर में 17 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और डेथ टोल 665,000 से ज्यादा। और आपके स्टेट में वेदर का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.